हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है, यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो आपका चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं पे भी दे रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल डिटेल वाइज आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। और वीडियो जो है न्यू पैटर्न के बेस्ड पे बनाया जा रहा है, यानी जो न्यू पैटर्न आपका इस बार आने वाला है 24-25 में, उसी पे बेस्ड पे ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने। तो ये सभी नोट्स जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। इससे पहले जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है पिछले वीडियो में मैंने मिरर्स के टाइप्स वगैरह क्लियर कर दिए थे, जिसमें प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर को मैं दोनों को कंप्लीट कर चुका हूँ। स्पेरिकल मिरर के आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो पार्ट्स हैं उनको भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, कौन डाइवर्जेंट होता है, कौन कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में जो है हम कुछ सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुका हूँ मैं कि मिरर के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब सम रिलेटेड डेफिनेशन टू, ठीक है, किससे, स्पेरिकल मिरर से हम पढ़ेंगे। देखो, स्पेरिकल मिरर के जो पार्ट्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि इमेज आप कहाँ पुट करेंगे ताकि आपकी इमेज कहाँ बने। तो देखिए, सबसे पहला आपका टॉपिक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में ही, इस सेकंड पार्ट में ही आपका क्या है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं। अगर थोड़ा सा अगर चैप्टर रह जाता है तो उसको थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखेंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज़ द सेंटर ऑफ इमेजनरी स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज़ पार्ट। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। यानी कहने का मीन्स इसका क्या रहेगा, स्पेरिकल मिरर के अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करते हैं, तो जो इमेजनरी स्पेयर हम लेते हैं उसका जो सेंटर होता है वही आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और एक चीज़ में ध्यान रख लेना, जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो मिरर ले रहे हैं, स्पेरिकल मिरर जो इमेजनरी हमने सपोज किया है, वो अगर एक मिरर का पार्ट है। कहने का मीन्स कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने ये एक इमेजनरी स्पेयर लिया, मैं समझाता हूँ आपको, भी देखेंगे। या आपने एक स्पेरिकल में कहते हैं मिरर लिया है। ठीक है, ये गोल गोल है बीच में, इसको थोड़ा इरेज करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें कुछ पार्ट ऐसे ऐसे कट करेंगे, क्योंकि प्रॉपर में मिरर ऐसा इस शेप का नहीं होता है, तो बीच में ऐसे ऐसे पार्ट हमें इसको कट करने पड़ेंगे, इमेजनरी बनाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा इमेजनरी स्पेयर बना लिया, ताकि हमें यहाँ साफ साफ पता चल सके कि हमारा ये इमेजनरी स्पेयर है। उसके बाद देखेंगे ये वाला पार्ट जो है आपको मैं समझा रहा हूँ, ये वाला M1 और M2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पोल रहता है जिसको आप सेंटर बोलते हैं मिरर का। यहाँ से इस डिस्टेंस तक अगर आप आते हैं, ये सेंटर वाली डिस्टेंस तक, तो इसके बाद यहाँ से देखेंगे, आपको मैं ग्रीन लाइन से आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एक ये इमेजनरी स्पेयर माना है इस तरीके से कि ये हमारा क्या होगा, स्पेरिकल शेप में होगा, स्पेयर शेप में होगा। ठीक है, तो ये वाला मिरर है ना, जो क्या है, ये स्पेरिकल, इस स्पेयर का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, इतना वाला पोर्शन जो इधर से ये जो बन रहा है, ये क्या है, एक स्पेयर का एक पार्ट है। ठीक है, इसका जो आपका क्या होगा, सेंटर होगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, साफ साफ डेफिनेशन में भी आपसे बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे स्पेरिकल मिरर का क्या होता है, कि जो हम इमेजनरी स्पेयर ले रहे हैं उसका ये सेंटर होता है, और वो क्या होगा, मिरर का एक क्या होगा, पार्ट होगा, जिसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। आप देखेंगे, नोट कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ इट। यानी जो कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, मिरर के सामने होगा। ठीक है, और देखेंगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड इट, किसका, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है, मिरर के पीछे वाले पार्ट में। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग सेम ही है, डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या रहेगा, देखो मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ, यहाँ ग्रीन से थोड़ा अजीब हो रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ इमेजनरी स्पेयर। यानी जो इमेजनरी स्पेयर हम लेंगे उसका जो रेडियस होगा वो आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। वो भी क्या होना चाहिए, मिरर का एक पार्ट होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। इसको आप किससे, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे।
क्लियर हो गया है? बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है वक्रता त्रिज्या। हिंदी मीडियम वाले अगर समझ रहे हैं तो इसे वक्रता त्रिज्या समझेंगे। ठीक है, पोल क्या होगा? पोल जो होता है आपका देखेंगे, पोल की डेफिनेशन देखो, मैं यहाँ आराम से पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यानी क्या होगा कि जो आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे, मान लीजिए आपने ये मिरर लिया, ठीक है, आपने ये मिरर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो सेंटर होगा, ठीक है, M1 और M2, ये आपकी क्या पूरी यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर है दिस इज़ कॉल्ड पोल। ठीक है, जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस का जो आपका सेंटर होगा दिस इज़ कॉल्ड पोल। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया होगा। इसको आप कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूँगा तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली जो हमारी लाइन होगी वो आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस मैंने बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या रहेगा कि लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी सी मतलब आप क्या करें, पोल और सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी इसको इसलिए नाम दिया गया है कि पोल को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ रहे हैं तो पोल को आप पी बोलेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग फॉर्म जो इसकी रहेगी पीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप समझ चुके हैं? यानी जब आप क्या करते हैं, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे तो जो लाइन उसको जोड़ेगी किसको? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा भी देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे बोले जा रहे हैं सर समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये एक मिरर सरफेस बन गया, यहाँ पे आपने क्या लिया? पोल ले लिया, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन जिससे आप क्या कर रहे हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद एपर्चर बात करेंगे। एपर्चर आपका क्या होता है कि स्पेरिकल मिरर का ये एक तरीके से डायमीटर होता है जहाँ से कोई भी लाइट रेस क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। यानी देखेंगे द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, यानी हमारा जो स्पेरिकल मिरर लिया है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होगा दिस इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए आपकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एपर्चर होगा, जिससे आपका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझेंगे? आगे आप देखिए प्रिंसिपल फोकस की मैं बात करूं, प्रिंसिपल फोकस हमारा 2 टाइप से देखा जाता है, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कि जब आप किसी भी उसमें देखिए, चलो मैं समझा देता, पढ़ के समझा देता हूँ। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल मीट, यानी जब हम किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर लाइट रेज ले जाते हैं तो लाइट रेज मिरर सरफेस से टकराने के बाद जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमें आपस में मीट करती हुई दिखाई देगी। मीट करने का मीन्स क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये सपोज़ कीजिए मैंने एक ही मिरर बनाया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर आप कोई लाइट रेज ले जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो लाइट रेज जैसे ही मिरर सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद ऐसे बैक होगी, यानी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वहीं पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए। ये आपको एक्चुअल मीट कर रही है तो इसका मतलब क्या है? ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे जहाँ पे आपको पता चलेगा हाँ कि इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको एक्चुअल में पता रहेगा कि आपकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है। आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या कहता है कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है फ्रॉम विच अ बीम लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइट रेज ले जा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें क्या होगा? मीट करती हुई दिखा प्रतीत होगी, पर ऐसा होगा नहीं, अपीयर्स होगा वो। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मीट कर रही है पर वो एक्चुअल में मीट वहाँ नहीं करेगी, इमेज दूसरी जगह उसकी जाके फॉर्म्ड होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इमेज कहाँ होगी? दूसरी जगह पे फॉर्म्ड होगी, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, जिसको आप वर्चुअल इमेज कहते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ द फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कहने का मतलब कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो आपका फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो बिहाइंड ऑफ द मिरर होगा। कहने का मीन्स है यहाँ से देखेंगे तो इसका जो फोकस आएगा आपका पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ से पीछे की तरफ ऐसे, इस तरीके इमेज जो फॉर्म्ड होगी इस तरीके से पीछे फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ रियल, जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। विच द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल, जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो क्या रहेगा? आपका
वर्चुअल रहेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फोकस है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है आपका, रियल होगा, यानी इसमें इमेज आपकी कैसे रियल दिखाई देती है, ठीक है, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। बट जो आपको कॉन्वेक्स मिरर होता है, इमेज आपको वर्चुअल देगा पर इरेक्ट इमेज देगा, यानी सीधी इमेज देगा। उसके बाद आप देखेंगे फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी देखेंगे आप यहाँ पे लिखा भी है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस आपकी रहती है दिस इज कॉल्ड क्या होगा आपका, फोकल लेंथ होगा, ठीक है, जिसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट इफ़ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, अगर आपके मिरर का अपर्चर क्या है, छोटा है, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर आपका छोटा है, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कम है, तो उसके लिए जो आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होगा, एफ इक्वल टू आर अपॉन टी। इसमें आप क्या कह सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आप रिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये आपका एक मिरर सरफेस है, यहाँ पे आपका पोल है, ठीक है, मैं इसको कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपका मान लीजिए पोल है और यहाँ पे आपका क्या है, फोकस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ पे एफ ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पे पोल हो गया, यानी पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको आप बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करेंगे, जैसे टॉर्चेस बनाते हैं, सर्च लाइट हो गई, हेडलाइट हो गई, शेविंग मिरर हो गए, या डेंटिस्ट जो हो गए, या सोलर फर्नेस हो गए, इन सब में आपका किसका, कॉनकेव मिरर का आपका यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे रियर व्यू देखने के लिए, जैसे व्हीकल्स हो गए, शीशे जो लगे होते हैं गाड़ियों में, या जो शॉप सिक्योरिटी यानी जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं वो अपने वहाँ पे लगाते हैं इस चीज़ को। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। आगे देखिएगा इसमें तो मैंने आपको बता दिया यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो आप इनको एग्जांपल भी लिख सकते हैं। रियर व्यू ऑफ मिरर व्हीकल्स एंड शॉप सिक्योरिटी एंड ज्वेलर्स वगैरह जो हैं वो इसके लिए लगाते हैं ताकि दुकान से चोरी वगैरह ना हो सके, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पेपर में पूछा भी जाता है, मिरर फॉर्मूला आपका क्या होगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आप स्पेरिकल मिरर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, फिर इमेज डिस्टेंस होगी, यानी जब आप कोई ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रख रहे हैं तो उसकी इमेज भी फॉर्म्ड होगी, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ फोकल लेंथ भी होगी कि इमेज अब फॉर्म्ड हो रही है भैया, तो उसके लिए फोकल लेंथ का होना भी ज़रूरी है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आता है, द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज़ यू वी एंड एफ, दिस इज़ कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। यानी जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी यू वी एंड एफ, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में जो आपको रिलेशन शो आउट करना होगा वो आप मिरर फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिरर फॉर्मूला बोला जाएगा। जब आप 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में आप रिलेशन फाइंड करते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसे, ये मिरर फॉर्मूला हमारा है। मिरर फॉर्मूला इज़ अ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आपका होता है। आगे समझेंगे, न्यूमेरिकल आ गए हैं। न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनको, अगर आप देख रहे हैं ये सब आपके एनसीईआरटी फोल्डर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको, सारे न्यूमेरिकल इस पीडीएफ के अंदर। न्यूमेरिकल का वीडियो मैं आपको एक साथ ही समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आपका क्या होता है मैं वो भी समझाता हूँ। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो रहेगा दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखेंगे आप, द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, यानी इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉरी मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। जब आप हाइट ऑफ इमेज का रेशो किससे दिखा देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दिखा देंगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम इक्वल टू, देखिए मिरर और लेंस में बस यही फ़र्क है, मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो आपका नेगेटिव रहता है, यानी साइन जो आपका माइनस आएगा। देखिए मैं समझाता हूँ, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू रहता है, ठीक है। किस केस में, जब आपका क्या हो, मैग्नीफिकेशन आपको मिरर का बोला हो।
बट जब आपका उसका आ जाएगा किसका, लेंस का, तो उसमें ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस साइन वहाँ से हट जाता है। ठीक है, अभी आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ इमेज HI/HO, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे आप, मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये तो हमने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो में बताया। अगर हमें इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में लेना होगा तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इक्वल टू -v/u यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, -v/u यूज़ करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही बोलेंगे। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ पहले। कि मान लीजिए कि कोई एक लाइट रेज है, वो आ रही है, आने के बाद जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी, जब वो अपने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट ने अपना पाथ क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो जब लाइट इस तरीके का फिनोमेना शो आउट करती है तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू भी समझाऊंगा और अच्छे से भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको क्लियर करूँगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा है चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी जब कोई लाइट रेज अपने पाथ को चेंज करती है, कब, जब हम उसे एक मीडियम से किस में, ट्रांसपेरेंट मीडियम से किस में भेजते हैं, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भेजते हैं। तो इस तरीके के फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो रहा है आपको, यानी चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रेज, यानी इसका दोबारा से मतलब समझिएगा कि लाइट रेज अपना पाथ चेंज कर रही है किस कंडीशन में, जब हम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में किसी भी लाइट रेज को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो कंडीशन आपकी क्रिएट होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको समझाऊँगा। देखिए मान लीजिए एक फेस आपका ये रहा और एक फेस आपका ये रहा। ठीक है, इसमें आपके दो मीडियम होंगे। देखो आने वाली रे को आप इंसिडेंट बोलते हैं, ये मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले में समझा चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से उसका वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली रे आपकी इंसिडेंट रे रहेगी। ये जो बीच में आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये आपका क्या नॉर्मल है, डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेना आप इसे। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जो ऊपर वाला मीडियम, फर्स्ट मीडियम आपका रेयरर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम। फिर लाइट सेकंड मीडियम में जाती है, जिसको आप बोलते हैं डेंसर मीडियम या डेंस मीडियम। ठीक है, कौन सा मीडियम बोलेंगे, डेंसर मीडियम या डेंस मीडियम। अब इसमें आप समझिएगा, मैंने मीडियम आपको बता दिया कौन कौन से हैं। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जब आप इंसिडेंट रे को क्या करेंगे, अरे क्या होगा, टेढ़ी लाइन खिंच गई। इंसिडेंट रे को आप क्या करेंगे, किसी एक मीडियम से यानी रेयर मीडियम से क्या करेंगे, अदर मीडियम में ले जा रहे हैं। क्योंकि मीडियम कैसा है आपका, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस हो जाएगी। तो जैसे ही वो लाइट नॉर्मल के पास यानी सेकंड मीडियम में जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ क्या होने लग जाती है, बैंड होने लग जाती है। यानी उसके एंगल में क्या आने लग जाएगा, चेंजेस आने लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या होता है, देखिएगा अब जो सेकंड मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम जो आपका जो पहले सेकंड मीडियम था, अब वो आपका फर्स्ट मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फर्स्ट मीडियम था आपका वो सेकंड मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले आपने लाइट को रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में भेजा था, अब आप लाइट को क्या करेंगे, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में भेजेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आने वाली इंसिडेंट रे है, जैसे ही आपकी क्या करेगी, दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी और नॉर्मल के यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचेगी, तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यानी नॉर्मल से वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉर्मल से वो दूर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब ये दो फिनोमेना आपको मैंने समझा दिया कि जब लाइट आप रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में भेजेंगे तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब डेंसर मीडियम टू आप किस में भेजेंगे, रेयर मीडियम में भेजेंगे, तो लाइट नॉर्मल से अवे यानी दूर हटेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये वाली है, इसमें आप रेयर मीडियम में लेके आ रहे हैं, तो ऐसे में जो एंगल आई होता है हमेशा एंगल आर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और जो दूसरी कंडीशन है आपकी, उसमें एंगल आई जो है हमेशा इस एंगल आर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी इस वाली कंडीशन में क्या होता है, एंगल आर बड़ा होता है आई से, और इस वाली कंडीशन में एंगल आई बड़ा होता है आर से। ठीक है, अब इसको मैं डेफिनेशन जैसे मैंने आपको नोट्स में लिखा रखी है उससे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट रेज एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर वन इट्स बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो जैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ आएगी। यानी ऐसे केस में क्या होता है, आई हमेशा ग्रेटर देन रहता है किससे, आर से। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ अगर दिक्कत आ रही है। देखिए आई क्या है, ग्रेटर है किससे, आर से। सेकंड केस में देखेंगे आप,
व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब सेकंड केस आ गया, जब आप डेंसर मीडियम से किस में जाएंगे, रेयर मीडियम में जाएंगे, तो लाइट्स क्या होगी, बैंड्स हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चल जाएगी। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा आर से, यानी आर इज़ ग्रेटर देन आई, आर इज़ ग्रेटर देन आई। ठीक है, यानी इंसिडेंस एंगल जो है रिफ्लेक्शन एंगल से छोटा हो जाएगा सेकंड वाले केस में। अब ये दो डायग्राम जो है आपके सामने बने हैं, बहुत ही सुंदर डायग्राम। देखिए इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे ये नॉर्मल वाले इस वाले पॉइंट से टकरा रही है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ चली जा रही है, टूवर्ड द नॉर्मल हो जा रही है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे आती है आपको रिफ्लेक्टेड रे पता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड होगी और दूसरा होगा तो वैसे हो जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे जो है आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे देखेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेयर टू डेंसर टू रेयर हो जाएगा। और ऐसे केस में देखो आपको खुद दिख रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है, और यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से छोटा है। ठीक है, यही था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना, बहुत ही सुंदर फिनोमिना है ये, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप स्नेल लॉ भी कहते हैं, सेकंड वाले लॉ को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ तो आपका जो है सेम है, किसमें, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ उसका रहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कहने का मीन्स है कि अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रहे हैं जिससे हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की अगर बात करें तो वो क्या होंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, जो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। तो ये वाला लॉ तो दोनों के लिए सेम है। सेकंड वाले लॉ में आपका क्या कहता है, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोसाइन साइन ले रहे हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशो किससे ले रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ले रहे हैं, तो जो गिवन आपको मीडियम दिया हुआ है तो उस केस में क्या रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी कांस्टेंट रहेगा, इनमें कोई भी चेंजेस आपका देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखना लिखा है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि साइन आई और साइन आर, यानी साइन आई का मतलब है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस और साइन आर का मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट ऑफ द गिवन कलर इज कांस्टेंट, यानी इनसे मिलने वाले जो आपको कलर मिलेंगे, यानी रंग आपको दिखाई देंगे, वो कह रहे हैं कांस्टेंट रहेंगे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, जो आपको जिस मीडियम से आप इनको क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। गिवन मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया का मतलब है जिस मीडियम से आप इसे ले जा रहे हैं, चाहे रेयर टू डेंसर ले जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर ले जा रहे हैं, यानी रिस्पेक्टेड मीडियम, यानी जिसको आप रिफ्लेक्टेड इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो नॉर्मल फॉर्मूला आपने लिया है, साइन आई अपॉन क्या लेंगे, साइन आर लेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये क्या रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, जब आप साइन आई और साइन आर का रेशो दिखा देंगे, दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है कि स्नेल लॉ क्या होता है, तो स्नेल लॉ के लिए भी आप इसी फॉर्मूला को लिखेंगे और इसी जो डेफिनेशन है इसको लिखेंगे। आगे देखिएगा, जो यहाँ पे दो कांस्टेंट यूज़ किया गया है उसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं फटाफट। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट that take place in a given pair of media is expressed in the terms of refractive index। हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई लाइट रेज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे मीडियम में ले जाने पे जब वो अपने पाथ में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाएगा, यानी लाइट रेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, तो इस टर्म्स को हम जिस तरीके से एक्सप्रेस्ड करेंगे तो वो टर्म्स हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 1 μ2, यानी फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n2 n1 हो जाएगा। ठीक है, एंड μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। यानी रेयर मीडियम से अगर आप डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो आपका इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयर जाएंगे तो n1 अपॉन n2 आपका हो जाएगा, यानी 2μ1 इक्वल्स टू n1 अपॉन μ2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। यानी अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में अगर रिलेशन आपको समझाना हो तो आप इसको कैसे समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कि मान लीजिए c जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, किसमें, एयर में, एंड v जो है आपकी किसी मीडियम में लाइट की स्पीड है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, म्यू है। ठीक है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, म्यू है। तो इनके बीच में अगर आप रिलेशन दिखाएंगे तो म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, बढ़िया करके मैंने लिख रखा है यहाँ पे। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा, वाटर के लिए आपका इतना होगा, अल्कोहल के लिए इतना होगा, केरोसिन के लिए इतना होगा, टर्पेंटाइन के लिए इतना होगा, टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है बेंजीन के लिए इतना होगा, रॉक साल्ट वगैरह डायमंड वगैरह के लिए, इन सब के लिए इतना ये होगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बात करें लेंस की। ठीक है, लेंस हमारा क्या है, लेंस क्या होता है, लेंस हमारा एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा टू सरफेसेस से। ठीक है, ठीक है, दो सरफेस से क्या होगा, बाउंडेड होगा, और उसकी जो हो सकता है कि दोनों सरफेस स्पेरिकल हो, और हो सकता है उसकी एक सरफेस भी स्पेरिकल हो सकती है। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा लेंस कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसकी दोनों साइड स्पेरिकल हो सकता है किसी किसी लेंस की एक साइड स्पेरिकल हो सकती है और किसी की दोनों साइड ही क्या हो सकती हैं, स्पेरिकल हो सकती हैं। तो लेंस आप सिंपल वर्डों में समझिएगा कि लेंस हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी क्या होंगी, दो सरफेस बाउंडेड होंगी, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, उसके लाइट क्या हो जाएगी, मीडियम क्रॉस करके आर पार चली जाएगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और तो उसमें क्या होगा आगे से कि उसकी एक या दो सरफेस, एक या बहुत, एक या बहुत का मतलब हो गया कि या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस उसकी कैसी हो सकती हैं, स्पेरिकल हो सकती हैं। एग्जांपल के लिए आपको अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी क्या है, एक मिरर सरफेस है। मान लीजिए अगर आप इसको इस तरीके से बना रहे हैं तो इसके देखेंगे आप, ये दोनों सरफेस आपकी कैसी, इसकी स्पेरिकल सरफेस आ रही है इस तरीके से। ठीक है, और अगर वैसे भी नॉर्मली अगर आप डायग्राम भी बनाते हैं तो उसमें हो सकता है आपका एक मिरर ऐसा भी बन सकता है ये। ठीक है, यहाँ से भी आप लाइट अगर क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से लाइट क्या होगी, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में चली जाएगी। बाउंडेड बाय टू सरफेस का मतलब है कि वो दो सरफेस से क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है, इसको मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि लेंस आपका क्या है, दोबारा समझिएगा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो अपनी क्या है, दो सरफेस से घिरा हुआ है, और दो सरफेस से कवर्ड होने के साथ साथ क्या है, हो सकता है कि उसकी वन साइड या वन सरफेस क्या हो, स्पेरिकल हो, या हो सकता है दोनों की दोनों सरफेस उसकी कैसी हो, स्पेरिकल हो। ठीक है, लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, लेंस हमारा क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। अब देखेंगे, फर्स्ट आपका कॉन्वेक्स हो गया, दूसरा आपका फर्स्ट आपका कॉन्वेक्स हो गया, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कन्वर्जिंग लेंस में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, आ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड, यानी कहने का मीन्स है ऐसे लेंस जो आपके क्या होंगे, बीच में से थिकर होंगे, यानी सेंटर से क्या होंगे, मोटे होंगे, और जो किनारों से हैं वो कैसे होंगे, पतले होंगे। एंड से मतलब किनारों से क्या होंगे, पतले होंगे। ऐसे लेंस को आप क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अभी मैं आपको इनका डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है आ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज, इसका मतलब क्या है, इस पर जितनी भी आप लाइट रेज गिराएंगे वो सब क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस के आपके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका देखो इस तरीके का डायग्राम है, बच्चे ने बना रखा है, तो डायग्राम आपका इसका इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस पर लाइट रेज को ऐसे ले जाते हैं तो जाने वाली लाइट रेज जो होगी इस पर टकराएगी, ऐसे करके पोजीशन आपकी यहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म्ड करेगा ये। ठीक है, जो भी आपका इसमें देखने को आपको मिल रहा है। तो ये 3 टाइप्स के आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। पहला आपका डबल कॉन्वेक्स हो जाएगा लेंस, दूसरा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, थर्ड आपका जो होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसमें कॉनकेव का भी पार्ट होगा और कॉन्वेक्स का भी पार्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ही बोला जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस क्या होगा आपका कि कॉनकेव लेंस हमारा थिनर होता है सेंटर से, और जो एज से होगा वो क्या होगा, थिकर होगा, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, कॉनकेव लेंस आर 3 टाइप्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या है, जब आप ऐसे लाइट रेज ले जाएंगे तो लाइट रेज जब इसके पैरेलल जाएंगी तो ऐसे बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से फैल जाती है, तो इस तरीके के लेंस को आप क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। यानी जब आपकी लाइट रेज आपस में मीट नहीं करेंगी तो इस तरीके का जो लेंस या मिरर होगा वो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, यानी लाइट को डाइवर्जेंट कर रहा है। ठीक है, डबल कॉनकेव लेंस और प्लेन कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में क्या है, इस चीज़ को आप समझिएगा। डबल कॉनकेव लेंस यानी जिसके दोनों तरफ क्या होगा, कॉनकेव लेंस लगे हो। प्लेनो कॉनकेव लेंस यानी उसका एक पोर्शन प्लेन है और दूसरी साइड उसके क्या लगा है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। और क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव का मतलब है कि उसका एक साइड पे कॉन्वेक्स लेंस होगा और एक उसी के साथ उसी शेप में उसी साइड में आपका कॉनकेव लेंस भी आपका जुड़ा होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कॉनकेव लेंस इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस।
बिकॉज डाइवर्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासेस थ्रू इट, यानी इस पर जितनी भी लाइट रेज आपकी आएंगी सबको क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, लेंस से रिलेटेड हम टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, यानी क्या होगा, जो पॉइंट आपका जो लेंस होगा उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वही आपका क्या ऑप्टिकल सेंटर होगा, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है लेंस का, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होगा, जब आप टू इमेजनरी स्पेयर लेंगे तो उनका जो आपका सेंटर रहता है, ठीक है, मैं यहाँ डेफिनेशन में बता देता हूँ, आपको यहीं समझ लीजिए, मैं वैसे भी नॉर्मल पढ़ के वैसे ही बता ही दूंगा आपको, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा था आपको, पर चलो यहीं पढ़ देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ टू इमेजनरी स्पेयर ऑफ विच द लेंस इज़ अ पार्ट ऑफ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कह रहा है कि अगर हमने दो इमेजनरी स्पेयर लिए तो उन का जो सेंटर होगा, जो इमेजनरी स्पेयर ऑफ लेंगे आप, स्पेयर लेंगे, लेंस के पार्ट आप लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, दो कोई ले लेंगे तो उन दोनों का जो आपका सेंटर होगा, दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी सेम वही कंडीशन रहने वाली है कि जो दो आपने इमेजनरी स्पेयर लिए हैं, जो उनकी रेडियस होगी, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम आपकी जो डेफिनेशन सेम वही रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द इमेजनरी लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब क्या होगा, हमारी इमेजनरी लाइन कोई भी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे आपने अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप कोई भी क्या करते हो, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो हमारी लाइन होगी, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में जोड़ने वाली जो हमारी इमेजनरी लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड आपको क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फोकल लेंथ की, अगर मैं बात करूँ, फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, दिस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। फोकल प्लेन क्या होगा, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कह रहा है कि ये हमारा एक ऐसा प्लेन होगा जो कहाँ से जाएगा, फोकस से ऊपर जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दिस इज़ कॉल्ड फोकल प्लेन, ठीक है। आगे देखिए एपर्चर, सेम वही डेफिनेशन है कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्पेरिकल लेंस, यानी जो हमारा स्पेरिकल लेंस है उसकी जो सर्कुलर आउटर लाइन होगी उसका जो डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। आगे लेंस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँगा तो द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड एफ, सेम मिरर फॉर्मूला जैसा ही रहेगा, ठीक है, बस इसमें क्या है, माइनस आ जाएगा, कहाँ पे माइनस आएगा वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। लेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर है, ये केस आपको क्लियर हो गया होगा, 1/u, ठीक है, ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला है। उसके बाद आपका मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस या मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, ठीक है। रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, डेफिनेशन सेम रहने वाली है, डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो मैग्नीफिकेशन आपको पहले बताया था वही यहाँ पे रहेगा, बस साइन का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो रहेगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं इन टॉपिक को फटाफट समझा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम पहले जैसे ही हैं, ठीक है। m=hi/ho और आपका m=v/u, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मिरर के लिए जो आपका मैग्नीफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है और जो आपका लेंस के लिए होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो पावर ऑफ लेंस हमारा क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी कह रहा है कि लेंस की वह एबिलिटी जो उस पर आने वाली लाइट रेज को क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके और डाइवर्ज कर सके, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे, ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस बोलेंगे। दोबारा से समझते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ लेंस, यानी लेंस की वह एबिलिटी यानी वो क्षमता जिसपे क्या हो, अगर हम कोई लाइट रेज गिरा रहे हैं तो वो आने वाली लाइट रेज को क्या कर सके, कन्वर्ज भी कर सके और डाइवर्ज भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि हमारा लेंस कौन से टाइप्स का है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा फोकल लेंथ का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी उल्टा होगा, यानी जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी उतना पावर ऑफ लेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए P=1/f इन मीटर, जब आप नॉर्मल अगर फोकल लेंथ आपको दी है यानी मीटर में दी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की आपकी डायोप्टर रहेगी, पावर की एसआई यूनिट क्या रहेगी आपकी, डायोप्टर। दूसरा केस आप यहाँ समझिएगा, मैंने नोट्स करके लिखा हुआ है कि अगर आपकी फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में गिवन है, किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो आपका P जो है यानी पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे।
आगे आप देखिएगा, पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर नेगेटिव, यानी पावर और फोकल लेंथ जो कॉनकेव लेंस होगा उसकी हमेशा नेगेटिव रहेगी। पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप बात करेंगे तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस चीज़ को अपने माइंड में आप रख लीजिएगा। और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो जब आप क्या करेंगे, कई सारे लेंसेज की पावर को, ठीक है, एक साथ आप कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, या कई सारे लेंसेज की फोकल लेंथ को आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, इस पर बात करते हैं। कह रहे हैं व्हेन 2 और मोर थिन लेंसेज आर यूज इन कॉम्बिनेशन, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज को हम क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं और उनकी फोकल लेंथ क्या रहती है, इक्विवेलेंट रहती है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उनकी लेंथ में कोई भी चेंजेस, फोकल लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो पावर का जो कॉम्बिनेशन होगा P इक्वल टू हमारा क्या बनने वाला है, उसको समझाता हूँ मैं। पहले फोकल लेंथ को देख लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 f2 f3 ऐसे करके रहेगा। तो पावर जो हमारी बन के आएगी P इक्वल टू P1 P2 P3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसका रीज़न क्या है, मैं इसको समझाता हूँ आपको अच्छे से। P इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1/f, ठीक है। P इक्वल टू 1/f लिखेंगे तो P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f1। ऐसे ही P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f2। तो इसलिए 1/f इक्वल टू 1/f2 f3 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जब आप इन सबको एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपका P इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, P1 P2 P3 बन के आ जाएगा। अब ही मैग्नीफिकेशन का देखेंगे, जब आप मैग्नीफिकेशन में कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये सब एक दूसरे के प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, यानी जितने भी मैग्नीफिकेशन आप निकाल के रखेंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो M इक्वल टू हमेशा M1 M2 M3 होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा थ्योरी पोर्शन जो है एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो है NCERT फोल्डर के न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा और न्यूमेरिकल वगैरह सब आपको अच्छे से प्रिपरेशन आपकी करवा देंगे। कौन सा साइन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।